Hi everyone. Today's class is based on the principles of management. ये second recording है principles of management की. In the first one we did the characteristics of principles कि principles होते क्या हैं और उनके features क्या क्या होते हैं. अब we will be focusing on कि principles कौन से होते हैं. Now the point is, see, world over there are so many people who have experimented and उन्होंने principles of management दिए. बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिए. However, अभी क्लास 12th के अंदर आपको दो लोगों के, वन इज टेलर एंड वन इज फेयोल, इन दो लोगों के दिए हुए प्रिंसिपल्स को आपको इन क्लास 12th सिखाया जाता है. फिर आप जब आगे जाओगे, बीबीए करोगे या आगे जाके एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, जितने भी आगे के फर्दर कोर्सेज हैं उनमें आपको धीरे धीरे और लोगों के भी प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा. बट करंटली in class 12th in this chapter you are going to focus on two people and their principles. एक हो गए हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर और दूसरे हैं हमारे हेनरी फेयोल. अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ लेट अस बिगिन विथ कि ये प्रिंसिपल्स किस किस के हमारे पास में है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के आपको दो फील्ड स्टडी करने को मिल रहे हैं अभी. अभी का मतलब है क्लास 12th के अंदर. ऑन वन साइड वी हैव द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं. एक साइड पे हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट which are given by फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको कॉमनली एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से जाना जाता है. और दूसरे हैं थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट. These are principles given by हेनरी फेयोल. अब हमारी एनसीईआरटी, हमारे सीबीएसई के सारे मटेरियल बड़े कंफ्यूज रहते हैं. नेट पे भी देखोगे तो कभी वहां पे हेनरी में वाई होता है एंड में, कभी आई होता है. दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है उसकी. फ्रेडरिक विंसलो टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर अप्लाइड ऑन, रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने बात करी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में, that there are three levels of management. There is the top level, then there is the middle level, and then there is the supervisory और operational level management. तो आपको ये जो दो लोगों की थ्योरी सिखाई जा रही है वो इस तरह से डिवाइडेड है that scientific management will be applied on the factory level of management, that is applied on the operational or supervisory level management. और जो हमारी जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के, दे आर अप्लाइड ऑन द टॉप एंड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक दूसरे से क्लैश नहीं करते.
फेओल के प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे, वो टॉप और मिडिल लेवल पे यूज किए जाते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम देखेंगे वो हमारे फैक्ट्री लेवल के ऊपर यानी सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर अप्लाई करे जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं और साइंस क्यों आ रही है इसमें। अभी हमने मैनेजमेंट के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी साइंस के बारे में पढ़ा। साइंस इज एनी फील्ड ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, राइट। कोई भी चीज फैक्चुअल होती है, वेरीफाइबल होती है, जिसके अंदर कोई तुक्केबाजी यानी गेस वर्क नहीं होता, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता, दैट इज व्हाट इज साइंस। टेलर इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा फैक्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर। the machines work as clockwork. इस clockwork का क्या मतलब है? घड़ी कभी ऐसा होता है कि कभी थक गई, कभी एक जगह पे से 2-3 सेकंड रुक जाए फिर आगे चल जाए, ऐसा नहीं होता ना। एक क्लॉक जो है वो रूटीनली एक ही ऑर्डर में, एक ही सीक्वेंस में चलती जाती है। उसमें कहीं पर भी अगर थोड़ी देर के लिए भी वो रुक गई और फिर चलना शुरू हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आगे का पूरा टाइम गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरीके से मशीन्स है। एवर वंडर्ड कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, वो प्रोडक्ट जितनी बारी खरीद लो, it is exactly the same. I know for a fact most of you love Lay's के blue वाले chips. Every time you purchase Lay's के blue वाले chips, they taste always the same. उनकी क्रिस्पीनेस लेवल भी सेम होता है, उनका मसाला का लेवल भी सेम होता है, मसाले के अंदर हर स्पाइस भी सेम रहता है। एक 10 रुपए के पैकेट में क्वांटिटी हमेशा सेम आती है, एक 20 रुपए के पैकेट में हमेशा क्वांटिटी सेम आती है। जरा सोच के देखो, अगर बार बार मशीनें अलग अलग तरीके से चलना शुरू हो जाएं तो क्या ये पॉसिबल है? एक घर के अंदर अगर आप टी भी बनाते हो, 4 अलग अलग टाइम पे बनाते हो, तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट हो जाता है? बिकॉज आपने कभी हाई पे कम ज्यादा देर रख दी, कभी कम देर रख दी, कभी उसको सिम कम देर के रख दिया, कभी बॉईल कम कर दिया, कभी बॉईल ज्यादा कर दिया। तो फिर ऐसा कैसे है कि ब्रेड जो आप हार्वेस्ट गोल्ड की खरीदते हो हमेशा सेम टेस्ट है, चिप्स का हमेशा सेम टेस्ट है, पेप्सी कोक का हमेशा सेम टेस्ट है? हाउ? बिकॉज फैक्ट्रीज में जो काम होता है, इट इज always thought out to the minutest detail and nothing can be changed in it. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कभी हमें लगता है यार ये कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, बट आपको समझना है फ्रॉम द फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एक मशीन, एक तुम्हारा ये जो चिप फ्राई होता है ना, कितने टेम्परेचर पे होगा, कितनी देर के लिए एक बैच ऑफ चिप्स को आपने फ्राई करना है, वो तक पहले से प्री डिटरमिन्ड होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या बात करते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में टेलर टॉक्स अबाउट, लेट मी जस्ट शेयर वहां से ही नोट्स से। साइंटिफिक मैनेजमेंट means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. That's the definition of scientific management. बहुत क्रूड लैंग्वेज है। आपको लगेगा नॉर्मली अगर हम ऐसी लैंग्वेज लिखे तो मैम डांट देती हैं हमें, लेकिन यहाँ पे ये कैसी लैंग्वेज है? मेन टू डू। मैं कभी नहीं बोलूंगी तुम्हें मैन लिखो, सबॉर्डिनेट्स लिखो, एम्प्लॉइज लिखो, अच्छे वर्ड्स लिखो, बट यहाँ हम क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्यों? हम फैक्ट्री लेवल के साथ डील कर रहे हैं एंड वी आर कोटिंग टेलर। सुना होगा ना, लोग कहते हैं फैक्ट्री में द मेन आर वर्किंग, द मेन आर वर्क, उस वे में बात करी गई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने बोला कि अगर तुम एक मैनेजर हो तो ये मत सोचो कि वर्कर्स को खुद अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर वर्कर्स फैक्ट्रियों में अपना दिमाग से काम करना लग गए तो हर बार का आउटपुट अलग क्वालिटी का बनना शुरू हो जाएगा। पहले रिसर्च करो, सारे मेथड्स जो अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करो, ट्राई आउट करो, और बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फाउंड। एंड देन अपने वर्कर्स को आपको एग्जैक्टली बताना है, ये करना है, ऐसे करना है, इतने सेकंड के लिए ये काम करा जाएगा, फिर इतने देर के अंदर ये होगा। मिनट्स एंड सेकंड्स तक मॉनिटर करके अपने वर्कर्स को बताओ कि क्या करना है,
कैसे करना है, और फिर इंश्योर करो दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. दैट इज व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम खाली प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ते हैं, हम टेक्निक्स भी पढ़ते हैं. यानी अब अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग से एक फ्लो चार्ट बनाओ. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑन वन साइड वी हैव द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेक्निक्स होते हैं काम करने के तरीके. एंड द अदर साइड वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट टेक्निक्स. टेक्निक्स का हमारा जो एक्रोनिम है वो है FM होल स्क्वायर STD. FM whole square STD. Now, the first F stands for functional foremanship. My stylus is doing some weird stuff. Then another F is for fatigue study. M is for motion study. Another M is for method study. S is for standardization and simplification of work. T is for time study. And D is for differential piece wage system. ये सारी स्टडीज हैं जो कि आप मतलब काम करने के तरीका बताते हैं कि एज मैनेजर्स व्हाट ऑल डू यू हैव टू डू टू इम्प्लीमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू योर एंटरप्राइज. The first one is functional foremanship. Foreman कौन होता है? Foreman is the manager at the supervisory level of management. This person works just above the workers. एक फोरमैन कैसा होना चाहिए? उसे क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करना है, उसे डिसिप्लिन इंश्योर करना है, उसे वर्कर्स को गाइडेंस देनी है, क्या काम करना है, कैसे करना है, उसे उनको बताना है क्या काम कितनी देर में करना है. उसके बाद उन्हें ये भी चेक रखना है कि वो स्पीड पूरी मेंटेन करके रखे, कोई वर्कर स्लो या फास्ट ना हो जाए, काम सारा गड़बड़ा ना जाए. उसको मोटिवेटेड भी रखना है वर्कर्स को. उसको वर्कर्स के सारे जो टूल्स इंप्लीमेंट्स है वो भी रेडी रखने हैं. इंसान की बात कर रहे हैं या सुपर ह्यूमन की बात कर रहे हैं? इतनी सुपर पावर वाला कौन सा पर्सन मिल जाएगा जो 1 पर्सन कैन डू एवरीथिंग? सो टेलर ने बोला फोरमैन के अंदर इतने क्वालिटीज होने की जरूरत है जो एक इंसान में नहीं मिल सकती. हेंस टेलर एडवोकेटेड कि एक हर वर्कर के ऊपर 8 फोरमैन होंगे. 8 फोरमैन. दैट इज जो वर्क है फोरमैन का वो टेलर ने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और उसने बोला कि हर अलग अलग फोरमैन अलग अलग काम कंप्लीट करता रहेगा. यानी पहले होगा फैक्ट्री मैनेजर, उसके नीचे एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के नीचे आएंगे डर्ट. मतलब 8 फोरमैन है, 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आते हैं, 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आते हैं. डर्ट के अंदर सबसे पहले हमने बात करी डिसिप्लिनेरियन की. डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन इंश्योर करने वाला ये फोरमैन का सिर्फ एक ही काम होगा
कि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता जाए कि सारे वर्कर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, और अगर कोई वर्कर रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उससे रूल्स फॉलो करवाना, एडिक्वेटली पनिश करना, कुछ भी करना, सो दैट द पर्सन कम्स बैक टू द पोजीशन ऑफ वर्किंग करेक्टली, वो काम है डिसिप्लिनेरियन का। लेट्स सी। Disciplinarian ensures discipline and enforcement of rules and regulations among the workers. I is for instruction card clerk. फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स को, हर वर्कर को क्या काम करना है, वो उसे एक, पहले के जमाने में एक पंचिन कार्ड होता था, उस कार्ड के अंदर ही लिखा होता था तुम्हें क्या क्या काम करना है। तो उसी तरीके से, इसीलिए ये वर्ड बना है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये पर्सन इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है हर वर्कर के लिए। वर्कर ए तुमने ये करना है, वर्कर बी तुमने ये करना है, वर्कर सी तुमने ये करना है, एंड सो ऑन। तो इसका काम सिर्फ ये है कि सबको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, क्या करना है तुम्हें। देन आता है आर फॉर रूट क्लर्क। बेटा जब एक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन आपकी फैक्ट्री में आता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उसके बीच में एक पूरा सीक्वेंस होता है, हाउ द रॉ मटेरियल हैज टू गो थ्रू वेरियस स्टेजेस। इट हैज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन अनदर, देन अनदर, देन अनदर, एंड तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। टेकिंग एन एग्जांपल, अभी मैंने चिप्स का बात बोली, सबको पता है चिप्स किससे बनते हैं, आलू से। पोटैटो चिप्स की बात हो रही है। आलू इज द रॉ मटेरियल एंड योर फिनिश्ड पैकेट्स आर द आउटपुट। सोच के देखो, आलू वो गोल गोल मोटा सा, और तुम्हारे चिप्स पतले पतले क्रिस्प क्रिस्प, और वो भी पैकेट्स के अंदर बंद। ये एक झटके में हो जाएगा क्या? आलू गए और पैकेट में बन गए? नहीं, it has to go through a lot of steps. सबसे पहले दैट पोटेटो विल गो फॉर वॉशिंग। वॉशिंग वाली एक पूरी मशीन होगी बड़ी सी, लोड होगा, सारे आलू जाएंगे, उसके बाद में वो वॉश होंगे, वॉश होके दिल गो टू अनदर मशीन। उस मशीन में लेट्स से वहां पे पीलिंग हो रही है, पीलिंग होने के बाद में दोबारा एक वॉशिंग मशीन के, वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग वाली मशीन में आए। उसके बाद में वहां से लेट्स से दे गो टू द स्लाइसिंग मशीन। स्लाइसिंग मशीन के बाद में दे गो टू द फ्राइंग मशीन। फ्राइंग मशीन के अंदर से फ्राई होने के बाद में दे गो टू द फ्लेवरिंग स्टेशन। फ्लेवरिंग स्टेशन में उनके अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटीज के अंदर सारे स्पाइसेस जो मिक्स्ड है, वो स्पाइसेस मिक्स कैसे करें, पहले से डिवाइस किया हुआ है कितने ग्राम कौन सा इंग्रेडिएंट डलेगा, वो सारे फ्लेवर्स उनके ऊपर डले जाएंगे। फिर दे विल गो फर्दर ऑफ टू द पैकिंग स्टेशन। वहां पे पैकेट्स आ रहे हैं एक तरफ से, उनके अंदर चिप्स, या तो कोई मैनुअल पर्सन चिप्स को फीड कर रहा होगा, एंड देन वो सील हो जाएंगे। नाउ इस पूरे के अंदर देखो, जो जो रूट बना रॉ मटेरियल का, उसको सेट करने वाला, डिवाइस करने वाला पर्सन कौन है? द रूट क्लर्क। वो वर्कर्स को भी बताएगा तुमने यहाँ खड़े होना, तुमने यहाँ से ये चीज यहाँ करनी है, तुमने ये करना, तुमने वो करना, द एंटायर पाथवे कि कहाँ से रॉ मटेरियल्स विल टेक गो थ्रू। तो रूट क्लर्क रूट बनाएगा, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर्स के लिए एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस बना देगा। उसके बाद में आया टी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है हर सिंगल एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट इंकर्ड होनी चाहिए। इसके बाद में प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर के 4 फोरमैन का काम आता है। ये काम करने से पहले वाले हैं, ये काम शुरू होने के बाद में एक्टिव होते हैं। इनका नाम, इनका शॉर्ट फॉर्म है आपका सरजी। सरजी में स्पीड बॉस एंश्योर्स कि जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम बना के दिया था, ये काम 5 मिनट में होना चाहिए, वो काम 5 में ही हो, स्पीड मेंटेन्ड रहे। ठीक है। देन आई इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी, जो आउटपुट बन गया वो ठीक क्वालिटी का आ रहा है या नहीं, उसको भी किसी ने चेक करना है, इंस्पेक्टर वो काम करेगा। स्पीड बॉस टाइमली एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, इंस्पेक्टर क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करता है। आर रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस इंश्योर करता है कि अगर कोई भी मशीन में हल्का सा इंडिकेशन भी आ रही कि ये खराब होने वाली है, तो उसे टाइम पे रिपेयर करता है ताकि काम ना रुके। अभी जो मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस बताया, अभी एक चिप्स बनने का, उसके अंदर अगर एक मशीन भी बीच में रुक जाए, खराब हो जाए, तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो रिपेयर बॉस का काम है सारी मशीनों को प्रॉपर कंडीशन में रखे, कहीं पर भी किसी भी तरीके का रुकावट ना आए काम में। और गैंग बॉस,
गैंग बॉस जो है वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को रेडी रखता है फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। फर्नीचर बनाने की कंपनी है, कारपेंटर ने आना अपनी वर्क स्टेशन पे, उसको जो जो टूल्स चाहिए होंगे, जो इक्विपमेंट चाहिए होगी, जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो सारा उसकी वर्क स्टेशन पे मिल जाएगा, तो वो आएगा और काम करेगा। और अगर वो हैमर लेने के लिए उठ रहा है, ढूंढने जा रहा है, अलमारियों में से निकाल के ला रहा है, फिर कहते वो तो कील चाहिए, फिर कील लेने जा रहा है, फिर लेकर आ रहा है, फिर कहता है अच्छा लकड़ी चाहिए, फिर वो लेने जा रहा है, फिर पॉलिश चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो तो चीजें ढूंढने में ही थक गया, काम कब करेगा? यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता। जिस वर्कर को अपने वर्क स्टेशन पे जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, गैंग बॉस हर चीज हर जगह पे अवेलेबल करता है। तो ये है तुम्हारी पूरी फंक्शनल फॉरमैनशिप। ऑल ऑफ दीज विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। यानी इन फंक्शनल फोरमैनशिप एक वर्कर के ऊपर 8 फोरमैन होते हैं जो उसको किसी भी वे में उसके सुपीरियर होते हैं। सेकंड आता है फटीग स्टडी। फटीग का क्या मतलब होता है? थकावट। और जब तुम्हें थकावट होती है तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? क्लास में क्या मांगते रहते हो मुझसे? ब्रेक दे दो। हमारे टेलर के वर्ड्स में वी कॉल इट अ रेस्ट इंटरवल। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर कि हम जब कोई काम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं तो हम उससे थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? हमें एक ब्रेक चाहिए होता है फ्रॉम दैट वर्क। अब वो ब्रेक कितना चाहिए होता है? तुम्हारे घर में कभी रेनोवेशन का काम हुआ होगा, कभी कोई मजदूर लगे होंगे या व्हाइट वॉश वगैरह वाले लगे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा हर 2 घंटे बाद तुम्हारे घर से उनको चाय पानी दे दिया जाता है। चाय बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें दे दी जाती हैं। एंड देन दे टेक गुड टाइम, 15-20 मिनट लेते हैं, आराम से बैठ के वो चाय पीते हैं। ऑन द अदर हैंड तुम लोगों ने हमें क्लास लेते हुए देखा है, चाय आती है बीच में ही, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में से सिप कर लेते हैं, बैठ के आराम से ब्रेक नहीं लेते। ऐसा क्यों होता? अलग अलग कामों को करते हुए हमारी थकने की जो टाइम पीरियड है, कितनी देर में हमें थकावट होगी, वो अलग होती है। आप मैनुअल लेबर कर रहे हो जल्दी थक जाओगे, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जल्दी थक जाओगे, मेंटल एक्टिविटी में इतनी जल्दी नहीं थकोगे। तो फैटीग स्टडी में टेलर ने बोला जो काम वर्कर्स ने करना है उसको रिसर्च करो और देखो कितनी देर के बाद एक वर्कर की एफिशिएंसी डाउन जानी शुरू हो जाती है, वो थकना शुरू हो जाता है। और उसको वापस रिफ्रेश करने के लिए कितनी देर का रेस्ट इंटरवल उसको देना। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, अरे रेस्ट भी हम फिक्स करेंगे? बट करना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्री चल रही है ना, मशीनें चल रही हैं, मशीनें तो थकती नहीं है, मशीनें तो कॉन्स्टेंटली चल रही है, वर्कर थक जाएंगे। वॉशरूम भी जाना होगा, मशीन तो कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, वर्कर को कॉन्स्टेंटली हाथ चला के काम करना है। व्हाट इफ उसको अब रेस्ट करना है, उसके हाथ दर्द हो रहे हैं, तो वो करता रहेगा तो क्या होगा? उससे मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे केस में हम पहले से ही डिसाइड करते हैं किस काम को करने में वर्कर कितनी देर में थक जाएगा और हमें उसको कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा जिससे वो रीगेन कर ले अपनी एनर्जी और फिर से काम पे आ जाए। The fatigue study deals with determining the amount and frequency of rest intervals in completing a task. इसके बाद में आते हैं हम एम पे, मोशन स्टडी पे। मोशन स्टडी में टेलर ने बोला हर काम को करने के अंदर इंसान 3 तरीके की मूवमेंट्स करता है। एक मूवमेंट होती है प्रोडक्टिव मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट होती है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और तीसरी मूवमेंट होती है इंसिडेंटल मूवमेंट। इसको समझते हैं कैसे। मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग रजिस्टर में लिख रहे हैं। एक्चुअली मैं वट एवर आई एम डिक्टेटिंग, यू आर राइटिंग इट डाउन। इट्स अ प्रोडक्टिव मूवमेंट। आपके हाथ जो लिख रहा है ये एक प्रोडक्टिव मूवमेंट। मैं पढ़ा रही हूँ और आप यहाँ से कभी अपने साथ वाले को पोक कर रहे हो, या आप अपने पेंसिल बॉक्स के साथ खेल रहे हो, या आप अपने जस्ट इधर उधर देख रहे हो। टेलर कहते हैं ये सारी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इनसे कुछ हो तो नहीं रहा, इनसे लिखा भी नहीं जा रहा है, इनसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, ये क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारी एनर्जी लग रही है, इससे तुम्हारा टाइम लग रहा है, और इसकी वजह से तुम्हारे एक्चुअल काम जो है वो स्लो हो जाएंगे।
मैं जब डिक्टेट कर रही हूँ, तब एक इंसान अगर वो स्केल से खेल रहा होगा, तो क्या वो सही स्पीड पे होगा? फिर बाद में जाके उसका छूट जाएगा बीच में से। तो टेलर ने बोला अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करो। तीसरी मूवमेंट कौन सी है? इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मूवमेंट है, तुम अच्छे बच्चों की तरह लिख रहे थे, आई वाज डिक्टेटिंग, यू वर राइटिंग, एंड सडनली योर पेन गॉट फिनिश्ड। Can you write any further? Can you go on with the productive work without the pen? Obviously not. So what do? आप फटाफट से उस पेन को रखते, अपना पेंसिल बॉक्स खोलते हो, पेन वो वाले को रखते हो, नया वाला पेन निकालते हो और उससे लिखना शुरू कर देते हो। अभी जो पेंसिल बॉक्स में से पेन को इंटरचेंज किया, ये मूवमेंट इंसिडेंटल मूवमेंट कहलाती है। ये अनप्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्टिव मूवमेंट हो नहीं सकती थी। ये इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव मूवमेंट को एड करती है। तो टेलर ने बोला पहले हर काम करने में देखो वर्कर के तीन टाइप की मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। प्रोडक्टिव और इंसिडेंटल तो जरूरी है, अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट करो। और फिर जो टाइम बनाते हैं ना हम हर काम को करने में, कितना टाइम लगना चाहिए, दैट इज ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट्स। वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द अनप्रोडक्टिव। उसके बाद में आता है मेथड स्टडी। बेटा हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश से अमर कॉलोनी आने का कोई एक तरीका है, एफटीसी से अमर कॉलोनी मार्केट आने का कोई एक सिंगल तरीका होगा? ऑब्वियसली नॉट। देयर सो मेनी वेज। तुम डायरेक्टली आ जाओ, तुम वहां से जाके इस्कॉन की तरफ से घूम के आ जाओ, तुम रोहिणी चले जाओ, वहां से घूम के आ जाओ, बाय ऑल मीन तुम यहाँ से जाओ आईजीआई एयरपोर्ट से जाके किसी दूसरी कंट्री से घूम के आके वापस चले जाओ मेरे को। कौन स्टॉप कर रहा है? देयर आर बिलियंस ऑफ वेज यू कैन गो, बट द पॉइंट इज बेस्ट वे तो कोई एक ही होगा ना। बेस्ट वे कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसके अंदर टाइम भी मिनिमम लगे, रिसोर्सेज भी मिनिमम लगे, एफर्ट भी मिनिमम लगे, वो मेथड तो कोई एक ही होगा। टेलर कहता है हर काम को करने के लिए देयर इज वन बेस्ट वे। उस वन बेस्ट वे को ढूंढना है और ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है, ताकि वर्क जो भी काम हो हमेशा उस बेस्ट वे से ही हो। ठीक है? तो वो मेथड स्टडी में उस मेथड को ढूंढने की बात करते हैं। देन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। प्रिटी सिंपल है। स्टैंडर्डाइजेशन, हम कहते हैं ना ये चिप्स हो गए या फिर आटा चीनी चावल आजकल जो पैक्ड आते हैं वो सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। मतलब क्या है? फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड क्वालिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट वेरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स फिक्सिंग अ predetermined standard for every single activity in the business। मशीन ने स्टैंडर्ड काम कितना करना है, एक वर्कर ने एक घंटे में कितना काम करना है, हर काम को करने में कितना टाइम लगना है, पैकेजिंग के अंदर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सब फिक्स करो। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? सुपरफ्लुअस वैरायटीज को एलिमिनेट कर दो अपने बिजनेस में से। हम लेस की एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है येलो वाला क्लासिक सॉल्टेड है, ब्लू वाला आपका मसाला है, रेड वाला आपका टमाटो है, ग्रीन वाला आपका सॉर क्रीम एंड अनियन है। पता है ना? क्यों पता है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको पता है कभी भी ब्लू वाला लीज लोगे तो उसका क्या टेस्ट है, आपको पता है कौन सा मिलेगा। हर बार ये नहीं है कि कभी कोई टेस्ट होगा कभी कोई टेस्ट होगा। यू वेरी वेल नो, बट यू ऑल्सो नो दैट जो ग्रीन वाला लोगे और अगर रेड वाला लोगे तो इनके टेस्ट में रेडिकल डिफरेंस होगा। एंड यू नो द डिफरेंस बिकॉज दे आर फ्यू वैरायटीज। यहाँ पर ही अगर ये कंपनी 15-20 फ्लेवर बना दे, मसाला भी है, एक तीखा मसाला, एक लाइट मसाला, एक क्लासिक मसाला, एक इंडियन मसाला, एक वेस्टर्न मसाला, तुम एज अ कंज्यूमर तुम भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। लॉयल्टी तुम्हारी नहीं बन पाएगी। और तुम्हारे जो जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो वर्कर्स भी गड़बड़ कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी वैरायटियां। प्लस वहां पे आपकी कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको सबकी पैकेजिंग अलग अलग कलर्स की बनानी पड़ेगी, अलग अलग टाइप के पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको पता है कि एक बल्क में एक ही चीज बने तो वो आसान है, और अलग 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 इतने सारे आपको फ्लेवरिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, दैट विल बी डिफिकल्ट। टेलर कहता है सिंप्लीफाई करो।
सुपरफ्लुअस वैरायटीज यानी रिपीटिंग वैरायटीज को हटाओ, वैरायटीज कम हो और ऐसी हो जो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट दिख सके। देन आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर हर एक्टिविटी को करने का टाइम कितना लगना चाहिए उसे स्टॉप वॉचेस और टाइमर्स से फाइंड आउट करा जाता है और उसे स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है कि भाई ये काम करने में आपको 5 मिनट और 30 सेकंड लगने चाहिए। उसी के हिसाब से वर्कर्स को कितना काम देना है वो भी डिसाइड होगा, उसी के हिसाब से उनकी वेजेस भी डिसाइड होंगी। तो टाइम स्टडी टेक्स द यूज ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस टू सेट अप हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। एंड लास्टली वी हैव द डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। बच्चे पीस वेट सिस्टम का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पैसे देना। मतलब ये नहीं है कि आपको 8 घंटे आपने काम करना है तो आपको 400 रुपए मिल गए, दैट इज नॉट। जी, कोई 8 घंटे में ज्यादा काम कर रहा है, कोई 8 घंटे में कम काम कर रहा है। तो पीस वेट सिस्टम कहते हैं काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे अगर हमने बोल दिया जी 20 रुपीज पर यूनिट आपको मिलेगा, तो जितने यूनिट बनाओगे उससे 20 रुपीज मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। लेकिन टेलर कहता है ये भी काफी नहीं है। कोई इंसान, देखो एक होता है स्टैंडर्ड वर्क, हमने बोल दिया स्टैंडर्ड वर्क है कि एक दिन के अंदर एक वर्कर को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए और हमने स्टैंडर्ड वेज सेट कर दी 40 रुपीज पर यूनिट। अब अगर वर्कर एक स्टैंडर्ड काम करता है तो उसे कितना रुपए मिल जाएगा दिन का? 400। नाउ इफ अ वर्कर इज वर्किंग मोर देन द स्टैंडर्ड वर्क, वो 10 यूनिट की जगह 11 यूनिट बनाता है, तो उसे कितना फायदा मिल रहा है? 11 यूनिट बना लेगा तो कितने मिलेंगे? 440 मिल जाएंगे। तो कोई इतना रेडिकल फर्क है? उसने स्टैंडर्ड से भी ज्यादा किया, शुडंट दैट पर्सन बी रिवॉर्डेड? इसलिए कहता होना चाहिए। कहते हैं एक होता है स्टैंडर्ड वर्कर जो जितना काम बोला उतना कर रहा है, एक है एफिशिएंट वर्कर वो अपने गिवन काम से ज्यादा कर रहा है, और एक है इनएफिशिएंट वर्कर जो स्टैंडर्ड से भी कम कर रहा है। तो डिफरेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? टेलर ने बोला एफिशिएंट वर्कर के लिए वेज रेट अलग रखो, वेज रेट अलग रखो, इनएफिशिएंट के लिए अलग रखो, स्टैंडर्ड के लिए अलग रखो। स्टैंडर्ड वेज हमने सेट करी 40 रुपए। अब हमने बोल दिया एफिशिएंट वर्कर यानी जो स्टैंडर्ड वर्क से ज्यादा करेगा, एफिशिएंट वर्कर के लिए वेज रेट होगी 50 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब जो 11 यूनिट्स बनाएगा उसको कितने पैसे मिलेंगे? 11 × 50 यानी 550 रुपीज। एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से उसे 150 रुपए एक्स्ट्रा की वेज मिली, उसको रिवॉर्ड मिला। अब तुम्हें नहीं लगता कि वो और भी ज्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा? और जो स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है, जो 10 यूनिट बना रहा है, वो इसको देख के चलेगा। वो कहेगा यार 1 यूनिट इसने एक्स्ट्रा बनाया, उसको इतना पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला, कल मैं भी एक्स्ट्रा बनाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? एफिशिएंसी। वो मिल रही है हमें यहाँ। अच्छा, फिर हमने कहा जो इनएफिशिएंट है उनका क्या करें? तो हमने बोला इनएफिशिएंट वर्कर का रेट है 30 रुपए पर यूनिट। अब जिसने 9 यूनिट बनाए उसको कितना मिला? 9 × सॉरी 9 × 30 इज 270। अब इसको क्या लगा कि एक ही तो यूनिट कम बनाया था, लेकिन 130 रुपए कम हो गए उसके वेज में से। इसको चुभेगा, ये अगले दिन स्टैंडर्ड वर्क करने की कोशिश करेगा। स्टैंडर्ड वर्कर एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, एफिशिएंट जो है वो और एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को और क्या चाहिए? हर कोई चाह रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, बेटर से बेटर काम करूं। दैट्स व्हाट इज डिफरेंशियल बीच वेट सिस्टम। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई आपकी, इनको एक बार नोट्स में से भी पढ़ो। कोई और डाउट आता है तो लेट मी नो।